उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आदिवासी समूह के जीवन की व्याख्या करने में, आदिवासी जीवन को प्रभावित करने वाली औपनिवेशिक शासन की पद्धतियों को सूचीबद्ध करने में, वन कानूनों एवं उनके प्रभाव की चर्चा करने में, व्यापार से जुड़ी समस्याओं को स्मरण करने में, आदिवासी समूहों के लिए बिरसा मुंडा द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करने में। आदिवासियों का जीवन। 1870 के मध्य में बिरसा का जन्म छोटा नागपुर में निवास करने वाले मुंडा आदिवासियों के परिवार में हुआ था। जनजातियों के अपने रीति रिवाज और अनुष्ठान थे, जो ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों से बहुत भिन्न थे। आदिवासी समूह कैसे रहते थे? 19वीं शताब्दी तक भारत के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय लोग कई प्रकार की गतिविधियों में शामिल थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती या घुमंतू खेती वनों में भूमि के छोटे क्षेत्रों पर की जाती थी। खेती करने वाले सूरज की रोशनी को जमीन तक लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे। खेती के लिए जमीन पर वनस्पति को जलाया जाता था। फसल तैयार होने और काटने के बाद खेती करने वाला दूसरे खेत का उपयोग करने लगता था और उस खेत को कई वर्षों के लिए परती छोड़ देता था। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। जानवरों का शिकार और वन उपज का संग्रहण कुछ आदिवासी समूहों के लिए मुख्य आजीविका थी। खोंड उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले शिकारी और संग्राहक थे। वे औषधीय प्रयोजन के लिए वन की कई झाड़ियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और स्थानीय बाजारों में वन उपज बेचते थे। मध्य भारत के बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे और दूसरों के लिए मजदूरों के रूप में काम करना अपना अपमान मानते थे। आदिवासी समूहों को स्थानीय क्षेत्र के भीतर उत्पादित नहीं किए जाने वाले सामानों को खरीदना और बेचना पड़ता था। इससे वे व्यापारियों और महाजनों पर निर्भर हो गए। कुछ जानवर चराते थे। कई आदिवासी समूह जानवरों को चराकर और पालकर एवं वन उपज संग्रहण कर जीवन यापन करते थे। मौसम के अनुसार मवेशियों या भेड़ों के साथ प्रवास करने वाले आदिवासी समूहों को चरवाहे कहा जाता था। उदाहरण: चरवाहे। पंजाब की पहाड़ियों। आदिवासियों पर औपनिवेशिक शासन का असर। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आगमन से पहले आदिवासी मुखियाओं के पास आर्थिक शक्ति होती थी और अपने क्षेत्रों को प्रशासित करने और नियंत्रित करने का अधिकार होता था। अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं की शक्ति और कामकाज बदल गए, क्योंकि उन्हें अपनी भूमि के अधिकार रखने की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन भारत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर थे। घुमंतू या झूम खेती करने वालों का क्या हुआ? अंग्रेजों को घुमंतू खेती करने वालों से परेशानी थी। अंग्रेज राज्य के लिए राजस्व का नियमित स्रोत चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों द्वारा भूमि संबंधी बंदोबस्त किए गए। झूम खेती करने वालों को बसाने का
अंग्रेजों का प्रयास सफल नहीं रहा। व्यापक विरोध का सामना करने के बाद अंग्रेजों ने झूम खेती करने वालों को जंगल के कुछ भागों में झूम खेती करने का अधिकार अनुमत कर दिया। वन कानून और उसके प्रभाव। आदिवासी समूहों का जीवन जंगल से सीधे जुड़ा था। अंग्रेजों ने जंगलों को राज्य संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया था। आरक्षित वन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए थे, जिसकी अंग्रेजों को जरूरत थी। आरक्षित वनों में लोगों को मुक्त रूप से घूमने या झूम खेती करने की अनुमति नहीं थी। कई आदिवासी समूहों ने इन औपनिवेशिक वन कानूनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की और खुला विद्रोह किया। व्यापार की समस्या। व्यापार की समस्या 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। 18वीं सदी में अच्छी गुणवत्ता के कारण भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग थी। हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और बदले में उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासी समूहों की दशा और भी खराब थी। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत बहुत कम वेतन पर भर्ती किया जाता था और साथ ही उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं दिया जाता था। 1920 में बिहार की खदानों में आदिवासियों से अंधेरी और खतरनाक और दम घोंटू खदानों की गहराई में काम करवाया जाता था। 1920 के दशक में भारतीय खदानों की प्रतिकूल कार्यकारी स्थितियों के कारण 2000 से अधिक मजदूर मारे जाते थे। बिरसा मुंडा। निकट से एक नज़र। कानूनों में परिवर्तनों, उनकी परंपराओं पर प्रतिबंधों, नए करों एवं व्यापारियों एवं जमींदारों द्वारा शोषण के विरोध में देश के विभिन्न आदिवासी समूहों ने विद्रोह किया। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया। 1855 में संथाल आदिवासी विद्रोह में उठ खड़े हुए। 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह आरंभ हो गया। 1940 में महाराष्ट्र का वर्ली विद्रोह देखा गया। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोकनायक था, जो मुंडा जनजाति से संबंधित था। उसने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक समय के बिहार और झारखंड की आदिवासी पट्टी में उठे भारतीय आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेज अफसर चिंतित थे, क्योंकि बिरसा आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य मिशनरियों, साहूकारों, हिंदू जमींदारों और सरकार को हटाना और बिरसा को
अपने प्रमुख के रूप में नियुक्त कर मुंडा राज की स्थापना करना था। 1885 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1897 में उसे छोड़ा गया था और उसने समर्थन जुटाने के लिए गांवों का दौरा किया। उसने लोगों से रावणों, दीकू और यूरोपियों को समाप्त करने और उसके नेतृत्व में एक राज्य की स्थापना करने पर जोर दिया। 1960 में हैजे के कारण बिरसा की मृत्यु हो गई और आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 19वीं शताब्दी तक भारत के विभिन्न भागों में आदिवासी समूह कई प्रकार की गतिविधियों में संलग्न थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं के कार्य और शक्तियों में परिवर्तन आ गया था, क्योंकि उन्हें अपनी भूमि अधिकार धारण करने की अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन भारत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले कानूनों का अनुपालन करने के लिए विवश किया जाता था। अंग्रेज राज्य के लिए नियमित आय का स्रोत चाहते थे और उन्होंने इसके लिए भूमि का बंदोबस्त आरंभ किया। 19वीं शताब्दी के दौरान आदिवासी समूहों ने देखा कि व्यापारी और महाजन आने लगे थे और आदिवासी लोगों को नकद ऋण की पेशकश कर रहे थे और उन्हें वेतन के लिए काम करने के लिए कह रहे थे। चाय के बागानों और कोयले की खदानों में काम करने के लिए ठेकेदारों के माध्यम से बहुत कम वेतन पर आदिवासियों की भर्ती की जाती थी और उन्हें घर वापस लौटने से रोका जाता था।